तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के नाम एक मकतूब रवाना करते हुए शदीद बारिश और सैलाब से 2-4 तेलंगाना को फौरन इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में एक हंगामी जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रियासत भर में मूसलाधार बारिश और सैलाब पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने रियासत की मौजूदा सूरत हाल और मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों के बारे में दरियाफ्त किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सैलाब से मुतासरा इलाकों में जंगी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखें। दरियासना चीफ मिनिस्टर ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो शदीद बारिश और सैलाब से 2-4 तेलंगाना को फौरन इमदाद फराहम करें। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को एक ख़त भी लिखा है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से शदीद मुतासरा इलाकों का दौरा करने की भी दरख्वास्त की है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू रात भर विजयवाड़ा में सैलाब के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते बचाव और इमदादी कार्रवाइयों की रहनुमाई करते देखे गए। आंध्र प्रदेश के कई मुकामात बिलखुसूस विजयवाड़ा और आसपास के इलाकों में 2 दिनों से गैर मामूली बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। विजयवाड़ा के मज़ाफ़ात में वाक़ माविन नदी बड़ा मेरू में शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से कई मुकामात पर सैलाब आ गया है। रियासत के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा जिले के शहर विजयवाड़ा में बचाव और इमदादी कार्रवाइयों की रहनुमाई की। इतवार की रात वो जागते रहे। उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया ताकि इमदाद ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। इतवार की दोपहर चंद्रबाबू ने अपना दौरा शुरू किया था। उन्होंने अजीत सिंह नगर, कृष्णा लंका, इब्राहिमपट्टनम, फेरी, जोकोडी और मोलापाडू समेत सैलाब से दीगर मुतासरा इलाकों का पीर की सुबह 4 बजे तक दौरा किया। दरियासना उन्होंने मुतासरा बाशिंदों से मुलाकात की, मौजूदा सूरत हाल में पुरसुकून रहने और हिम्मत से काम लेने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने मुतासरीन को हुकूमत की जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर जोर दिया और उनके साथ खड़े रहने का तयक़ुन दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तनकीद करते हुए कहा कि वक्फ अराजियात सियासी पार्टियों के लोगों ने नहीं बल्कि बुजुर्गों ने दी है। महबूबनगर में मिली इत्तेहाद की जानिब से मुनक्किद जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के मुतारिफ करवाए गए वक्फ तरमीमी बिल पर तनकीद की और कहा कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि 8 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ है, तो वो उनसे ये कहना चाहते हैं कि ज़मीन किसी हुकूमत ने नहीं दी है, ना ही किसी सियासी जमात ने दी है और ना ही किसी तंजीम ने दी है, बल्कि जिस अराजी का जिक्र किया जा रहा है वो अराजी हमारे बुजुर्गों ने दी है। उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि वक्फ का ये कानून दस्तूर की दफ़ात 14, 25 और 26 के खिलाफ है, मजहबी आज़ादी के भी खिलाफ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी इस कानून के जरिए मुसलमानों और औकाफी जायदादों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कलेक्टर को बेदरीग इख्तियारात दिए गए हैं। हुकूमत इस कानून के जरिए ये तय करेगी कि जायदादें वक्फ करने वाला मुसलमान है या नहीं। उन्होंने बताया कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को नुमाइंदगियां देने की भी बात कही गई है। सदर मजलिस ने कहा कि इस कानून की सख्ती से मुखालिफत और मजम्मत की जाती है और इस मुतनाज़ा बिल के खिलाफ एक जमहूरी एहतजाज भी किया जाएगा। ये वक्फ का कानून क्या है? वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब मोदी क्या बोल दिए कि MLA, MP, मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। मेरी एक एक बात को अगर यकीन नहीं करना है तो अपने दिल से और अल्लाह से दुआ करके पूछो, या अल्लाह ये शख्स सही कह रहा है झूठ कह रहा है। ये हो रहा है। ये वक्फ का कानून क्या है? अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर ने हमसे कहा कि वक्फ एक इबादत है, वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको,
किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं? ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में, अच्छा अभी मैं मौलाना से कहा था कि जो महबूब नगर की वक्फ कमेटी है, जामा मस्जिद की भी कमेटी है ना, तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, एमएलए एमपी का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए एमपी मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जैसा हमारा उबैदुल्ला कोतवाल साहब को माशाल्लाह जमाने के बाद उनसे इंसाफ हुआ, उनको चेयरमैन बनाए, उनको नामजद करे। तो मोदी क्या चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, ये बहुत बीजेपी वाले परेशान हो जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड का 2024 का कानून यह है कि सिर्फ 4 मुसलमान मेंबर बन सकते। कौन सी कैटेगरी से? मुतवल्ली, वो भी हुकूमत नामजद करेगी, एमिनेंट स्कॉलर माने आलिम दीन, और जो 2 और म्युनिसिपैलिटी या पंचायत से जो जीत कर आते उनको हुकूमत नामजद करेंगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे, महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। आपको क्या करना है? आप नमाज पढ़ो, हम रोक रहे क्या आपको, मगर कमेटी हमारे हाथ में रहेंगी। ये इनका मकसद है। इस बात को समझो आप मेरी, मैं ये चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्ला कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। रियासती वजीर सीता अक्का ने महबूबाबाद कस्बे का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। तेलंगाना के कई मुकामात पर इतवार को हुई मुसलसल बारिश ने भयानक तबाही मचाई है। अजला, खम्मम, महबूबाबाद व दीगर शदीद मुतासिर हैं। महबूबाबाद में आम जिंदगी मफलूज हो गई है। एक कार और डीसीएम बह जाने की इतलात भी मिली है। रियासती वजीर सीता अक्का ने पीर को मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान के साथ महबूबाबाद का तफसीली दौरा किया। तालाबों, सड़कों और रिहायशी इलाकों का मुआयना करते हुए मुतासिरीन से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की यौम वफात पर उन्हें खिराज पेश किया। आनजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 15वीं बरसी के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइश का वाक़ई जुबली हिल्स पर वायएसआर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, साबिक वजीर बोधन के रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी खम्मम जिले के सैलाबजदा इलाकों का दौरा करने के मौके पर मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गए।
खम्मम जिला गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से ज़ेर-ए-आब है। मुसलसल बारिश और सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है। कई इलाके डूब गए हैं। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास ने आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन की हिम्मत बढ़ाई और हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। उन्होंने मोटरसाइकिल पर देही मंडल के नशेबी इलाकों नायडूपेट, जलगाम नगर और वानीगुड़म व दीगर का दौरा किया, ताहम वो हादसाती तौर पर अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए। इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आई हैं। डॉक्टर्स ने उनकी तिब्बी जांच की है। सैलाब से मुतासिरा खम्मम जिले का दौरा कर रहे तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पालेरो ज़ख़ीर-ए-आफ़ का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर को खम्मम जिले का दौरा किया, जो कि मूसलाधार बारिश से मुतासिर हुआ। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। सभी ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का मुआयना करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। दरियासना वज़ीर आला ने कसुमंची मंडल में नाइकनोगुड़म के करीब खम्मम सूर्यापेट कौमी शाहराह पर बह जाने वाले पुल का मुआयना किया और पालेरो ज़ख़ीर-ए-आफ़ का भी मुआयना किया। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज रात खम्मम में क़याम करेंगे। ये भी वाज़ेह है कि 2 सितंबर की सुबह भारी बारिश की वजह से पुल को नुकसान पहुंचा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान ट्रैफिक खिदमात मुतासिर रहीं। हुकूमत तेलंगाना ने सैलाब से मुतासिरा अफराद के लिए मुआवजा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। ऐसे अफराद जो सैलाब की वजह से अपने घर खो बैठे हैं, उन्हें इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात दिए जाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर उनके पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 15वीं बरसी के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। पार्टी कायदीन ने उनके पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और उनकी सियासी व अवामी खिदमात को याद किया। दरियासना पंजागुट्टा में वायएसआर के मुजस्सिमे पर भी फूल चढ़ाए गए। इस प्रोग्राम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, MP अनिल यादव, MLA दानम नागेंदर, रोहन रेड्डी, चला नरसिम्हा रेड्डी, निरंजन कुमार राव, अलम भास्कर, मीतू साई कुमार व दीगर ने हिस्सा लिया। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की सदारत में वक्फ तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में तश्कील दी गई एक 7 रुकनी टीम 6 सितंबर को दिल्ली में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ बोर्ड के अराकीन इस्लामी स्कॉलर्स का एक इजलास मुनक्किद हुआ था। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई थी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने इजलास के दौरान वक्फ तरमीमी बिल पर राय पेश करने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात का वक्त मांगा था। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की सदारत में आज एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर, महकमा अक़लियती बहबूद के स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इक़बाल, वक्फ बोर्ड के अराकीन सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, MM मुक़ीद, निसार हुसैन हैदरी, वक्फ बोर्ड के नौ मुंतखब CEO असदुल्लाह, लियाकत हुसैन, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी व दीगर ने हिस्सा लिया। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात के लिए एक 7 रुकनी टीम तश्कील दी जा रही है। 6 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे एक वफ्द दिल्ली में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात करते हुए वक्फ तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में एक याददाश्त पेश करेगा।
पिछले हफ्ते तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, स्पेशल बोर्ड का मीटिंग, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इसको लेकर हम स्पेशल बोर्ड का मीटिंग बुलाए थे पिछले हफ्ते। उस मीटिंग में हम लोग 3 रेजोल्यूशंस पास किए थे। उसमें एक रेजोल्यूशन सबसे पहले, और हिंदुस्तान का वाहिद तेलंगाना वक्फ बोर्ड है, ये बिल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट हाउस में आने के बाद पहला बोर्ड है जो इसको यूनानिमसली इसको रिजेक्ट करते हुए एक बिल पास किए थे हम। और उसके बाद उसमें 2 चीज़ें हम उसमें ऐड किए थे। एक कि हम पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम जो एक रिप्रेजेंट करेंगे तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से, इससे हम उसके बाद हम उसी दिन जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम एक मेल किए थे, हम ऐसा आपके पास आना चाह रहे हैं। और तीसरा ये था कि तमाम नॉन बीजेपी स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओज़ को बुला के हम यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद हम गवर्नमेंट को भी रेजोल्यूशंस भेजे हैं, और जैसा आप लोग भी जानते हैं, आप मीडिया को भी उस चीज़ की इल्म है। तो हम जब जिस दिन हम रिक्वेस्ट भेजे थे कि हम जेपीसी में हम तेलंगाना आना चाह रहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी में, तो हमको दूसरे दिन वहाँ से रिप्लाई आया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड को 6 तारीख के दिन 2:30 बजे का टाइम दिया गया जॉइंट वर्किंग कमेटी की जानिब से। तो उसी सिलसिले में हम बहुत सारे अहम शख्सियात से इस बिल के जो 40 अमेंडमेंट बिल है, इसमें जो इसके ऊपर हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स है जो अभी जो आईएएस है, ब्यूरोक्रेट्स है जो रिटायर आईएएस है, सीनियर्स है, और बहुत सारे वकला है, एडवोकेट्स है जो सीनियर एडवोकेट्स है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग बात किए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से बात करके हम एक कंपेरेटिव हम एक फॉर्मेट तैयार किए जिसमें 1995 का एक्ट है और 2024 का जो अभी प्रपोज्ड बिल है वो रखते हुए हमारे उसमें सजेशंस पूरे सभी 40 उसके ऊपर हम सबको सर्कुलेट किए। उसके बाद हम जो 6 तारीख के दिन हम जो प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास हम जो डॉक्यूमेंट हम जो रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे उसके नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले के मदीरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश ने खम्मम में भी जबरदस्त तबाही मचाई है। मनेरू नदी में तुग़यानी आने से कई इलाके डूब गए हैं। सैकड़ों अफराद के फंसे होने और कई लोगों के बह जाने का भी खदशा है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले के मदीरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वाज़ेह रहे कि नल्ला शेरुए से पानी के बहाव के सबब नेराडा और चिंताकानी के दरमियान सड़क मुनक़ता हो गई है। भट्टी विक्रमार्का ने बहरिया से बजरिए हेलीकॉप्टर खम्मम टाउन के प्रकाश नगर और तीर्थावालिया तांडा के इलाकों में सैलाब में फंसे खानदानों को बचाने की दरखास्त की है। रंगारेड्डी जिला कलेक्टर के शशांक ने मुसलसल बारिश के चलते हल्का असम्बली महेश्वरम के उस्मान नगर का दौरा किया। रंगारेड्डी जिले के बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम किया है। पीर को रंगारेड्डी जिला कलेक्टर के शशांक ने हल्का असम्बली महेश्वरम के उस्मान नगर इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा जलपली म्यूनसिपल कमिश्नर वानी भी मौजूद थी। आपको बता दें कि हल्का असम्बली महेश्वरम के जलपली म्यूनसिपैलिटी के तहत आने वाला इलाका उस्मान नगर पिछले 4 सालों से ज़ेर-ए-आब है। कई सालों से हल्का असम्बली महेश्वरम से नुमाइंदगी कर रही एमएलए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कभी उस्मान नगर का दौरा नहीं किया और न ही वहां से आबी निकासी के इक़दाम किए। इलाके के लोग अपना घर बार छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास रहने पर मजबूर हैं। जिला कलेक्टर के शशांक के पीर को उस्मान नगर इलाके का दौरा करने पर आवाम को उनके देरीना मसाइल को हल करने की तवक्को है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए कहा कि बेस्ट ओवैसी पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ हैं।
महबूबनगर में मिली इत्तेहाद की जानिब से एक जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा उलमा इकराम, मशाइखीन और क़ायदीन मिल्लत ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भरपूर सिताइश करते हुए कहा कि बैरिस्टर ओवैसी इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ हैं। वो बिला खौफ व ख़तर और क़ुव्वत दलील के साथ पार्लियामेंट में अपनी बात पेश करते हैं। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में दुआएं भी की। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की जबान है, और मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूं, मैं पीछे में भी कहता हूं, किसी खौफ के बगैर, किसी लालच और तमा के बगैर और सिर्फ जज्बात में मुश्तइल होकर नहीं, दलील की कुव्वत के साथ जिस तरह ये अपनी बात पेश करते हैं, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उनके इक़बाल में तरक्की अता फरमाए और इनसे मिल्लत की तर्जुमानी की ज़्यादा खिदमत ले और उनकी हिफाजत फरमाए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस कमेटी के कि आपने इसकी कोशिश की। मैं समझता हूँ तेलंगाना के अजला में शायद ये पहला प्रोग्राम है वक्त पर, और ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्रामों को आगे बढ़ाइए, प्रोग्राम कीजिए। एक जमहूरी मुल्क कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार बाउन्वान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इंसानियत के लिए मशले राह का कामयाब इनेकाद हुआ। मखाला निगारों ने मखाले पेश किए। शेर दिबात के नामपली इलाके में वाक़ मदीना एजुकेशन सेंटर में कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इंसानियत के लिए मशले राह के उन्वान से मुनक़िद हुआ। एक रोज़ा सेमिनार का इजलास अव्वल डॉक्टर अब्दुल क़दीर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ज़ेर सदारत और दूसरा इजलास ज़ियाउद्दीन नैयर सदर कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत की सदारत में मुनक़िद किया गया। मखाला निगारों ने इजलास अव्वल में 4 और इजलास दुव्वम में 3 मखाले पढ़े, जो कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम सेमिनार मदीना एजुकेशन सेंटर में बाउन्वान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इंसानियत के लिए मशअल राह रखा गया था, जिसको मुख्तलिफ़ मखाला निगार ने इसमें मखाले पेश किए और ये सेमिनार कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से रखा गया था। तमाम मखाले निगारों ने इसमें मखाले पेश किए। जो पहला सेशन इसकी सदारत जनाब डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब की सदारत में था और दूसरा सेशन जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब सदर कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत की सदारत में था। इसके दोनों सेशंस में 4 और 3 मखाले पेश किए गए जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में थे। तमाम मखाले अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के बावजूद यहाँ पर कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस मखालों से इस्तिफ़ादा उठाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत के तमाम अरकान का, जिन्होंने जो है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है। और इसके साथ साथ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बारिश के बावजूद अल्लाह ताला ने इस सेमिनार को कामयाब बनाया। तामीर मिल्लत की यह हमेशा से कोशिश रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और तालीमात को ऐसे सेमिनार्स, ऐसे प्रोग्राम्स और सीरत महफिल के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए और जो है अज़वाजात की ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की ज़िंदगी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक आम करने की जो कोशिश तामीर मिल्लत की है, ये 75 साल से चलती आ रही है। इसी ज़िमन में 75वां यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमने 15 सितंबर को बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से एग्जीबिशन ग्राउंड में रखा है, इसके लिए भी मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत कीजिए और इस जलसे को कामयाब बनाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शेर दिबात के तापुर इलाके में वाक़े प्रीमियर सीनियर नामी मरकज़ बुजुर्गों को मुकम्मल सेहत की देखभाल फराहम कर रहा है। डॉक्टर महेश मर्दा ने शहरियों से इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की अपील की है।
हैदराबाद में बुजुर्गों को खुसूसी देखभाल और उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए प्रीमियर सीनियर के नाम से एक पहल शुरू की गई। सीनियर डॉक्टर महेश मर्दा की सरबराही में ये मरकज जेरियाट्रिक असेसमेंट और बुजुर्ग शहरियों को सेहत की देखभाल फराहम करने के लिए कायम किया गया है। प्रीमियर सीनियर एक माविन और जामे माहौल में बुजुर्गों की देखभाल के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर महेश मर्दा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर के अत्तापुर इलाके में कायम किया गया प्रीमियर सीनियर उम्र रसीदा अफराद को मियारी तिब्बी खिदमात की फराहमी और उनकी जामे निगहदाश्त का काम करता है। उन्होंने बुजुर्गों की मियारी सेहत की देखभाल और उन्हें बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए प्रीमियर सीनियर से रुजू होने की ख्वाहिश की। मैं डॉक्टर महेश मर्दा प्रीमियर हॉस्पिटल का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैंने MBBS 1976 में और MD 1982 में करनूल से किया था। फिर मैं यहाँ पर मेहदीपट्टनम एरिया में ही 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रीमियर सीनियर मेरा नया वेंचर है जो कि प्रीमियर हॉस्पिटल का ही ब्रांच है, लेकिन ये कम्प्लीटली बुज़ुर्गों के लिए बनाया हुआ है। ये मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये मालूम किया है कि आजकल बुज़ुर्गों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। लोग 80 साल तक आराम से जी रहे हैं और उनकी तकलीफ़ें वो लोग बयान भी नहीं कर सकते। उनकी मेमोरी भी कम रहती है और वो लोग जैसे पेशाब इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है या देखने में या हियरिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब वो लोग डायरेक्टली जाके डॉक्टरों को नहीं बताते हैं। तो और काफ़ी वो लोग सफ़र करते रहते हैं और उनको मालूम भी नहीं रहता। सर, ये कम्प्रिहेंसिव जेरेटरी असेसमेंट के क्या फ़ायदे हैं सर, CGA? हम कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट में उनका मेमोरी के अलावा उनका फिज़िकल जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब हम लोग देखते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह भी करते हैं। उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका मसल कैसा है, उनका बॉडी में उनका ताकत कितनी है वो भी देखते हैं। और उनके वो कितना मोबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओल्ड एज में अगर आदमी चल फिर सकता है तो वो समझना कि थोड़ा हेल्दी है। और उनके सोशल इश्यूज़ भी काफ़ी होते हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे कि घर के अंदर उनके एनवायरनमेंट में कुछ तब्दीली करने से उनके एक्टिविटी में फ़ायदा हो सकता है। सर, तो ये सब चीज़ें हम लोग एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलकर हम लोग उनका असेस करते हैं। सर, प्रीमियर सीनियर में जो बुजुर्गों के मरीजों के जो बेहतर इलाज होता है सर, उसका कुछ वाक़या जो आपको याद है सर? आप अभी भी एक पेशेंट है जो आज डिस्चार्ज हो रहा है। 2 पेशेंट्स है अभी जो जिनसे आप लोग खुद ही जाके बात कर सकते हैं। एक निर्मला बोल के एक पेशेंट हमारे पास अभी 4-5 दिन के अंदर डिस्चार्ज होएगी। वो हमारे पास 2 महीने से है। मल्टीपल फ्रैक्चर से आई थी, तो उसको हम लोगों ने पहले हड्डी मजबूत करने के इंजेक्शन दिए, बाद में उसका ऑपरेशन किया और बेड रिडन थी, वो बेड सोर्स थे, वो सब ठीक किया है। अभी वो चल रही है। फिजियोथेरेपी हम लोग सुबह शाम 2 टाइम करते हैं और उससे वो अभी चल रही है। सर, सिटी में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो दूसरे हॉस्पिटल में अपने हॉस्पिटल में यानी क्या अलग दिखता है, डिफरेंसेस दिखता है? अलग तो ये है कि मैं 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस के बाद मेरे को ये पैशन से मैंने इसको बनाया है। और हमारे टीम भी मैंने जो आदमियों को सेलेक्ट किया है उनको पूरों को, जो कंपैशन वाले लोग, एम्पैथी वाले लोगों को, जो ड्यूटी माइंडेड होते हैं, वैसे लोगों को लेके मैंने ये किया है। और इसमें सिर्फ हम लोग 50 साल के ऊपर वालों को ही यहाँ पर लेते हैं और उनको असेसमेंट करके प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अपन अगर बुज़ुर्गों में अगर छोटे चीज़ें प्रिवेंशन करने से वो लोग आगे जाके उनकी बीमारियों को अपन लोग काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। उनकी सामाजिक और नफसियाती ज़रूरियात को कैसा पूरा करते हैं?
हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग एक तो अडल्ट इम्यूनाइजेशन, ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि बुज़ुर्गों में भी इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, टीका लगना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो टीका लगाने से वो बीमारियों को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जैसे अस्थमा और COPD के पेशेंट्स होते हैं, वो लोग अगर 5 साल में एक इंजेक्शन वैक्सीनेशन होता है, वो लेने से बार बार उनको इन्फेक्शन नहीं आता है। और फ्लू शॉट बोल के एक होता है जो सालाना एक बार देते हैं, जिससे बार बार जिसको सर्दी लगती है वो कर सकते हैं। आजकल ये शिंगल्स बोल के हेर्पेस जॉस्टर का भी आजकल काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, उनको भी अगर अपन डायबिटिक और 50 साल से ज़्यादा हो तो उन लोगों को सबको ये शिंगल्स का वैक्सीन भी देना चाहिए। और दूसरे वैक्सीन्स भी है जैसे डिप्थीरिया एंड टेटनस 10 साल में एक बार देना चाहिए। जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़े लोग जो मरीज जिनका रेसिस्टेंस कम होता है, जिनमें ताकत कम होती है, उन लोगों को स्पेशली ये वैक्सीनेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए हैं। दूसरा, हम लोग उनका मोबिलिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं फिजियोथेरेपी से, ताकि वो लोग मोबाइल रहे और किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। हियरिंग एड हम लोग, हमारे पास अभी डिपार्टमेंट में हियरिंग का है, आँखों का है और दांतों का, ये तीनों और पेशेंट्स है जिसमें हम लोग पहले से ही उनको प्रिवेंटिव दांतों को पहले से ठीक रखें, हियरिंग एड बराबर टाइम पर लगा लें। और आँखों में भी 2 चीज़ें हैं जो आँखों का प्रेशर बढ़ने से ग्लाकोमा है जो मालूम भी नहीं होता, धीरे धीरे विजन निकल जाती है। तो आँखों का प्रेशर करना, मैकुलर डीजनरेशन, ये सब अपन लोग एज ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में मालूम कर लें तो उसका हम इलाज पहले से कर सकते हैं। मेमोरी लॉस के यूजुअली ये एज में सर मेमोरी लॉस होता है। हाँ। तो मेमोरी लॉस के आपके पास क्या एज में पेशेंट्स आते हैं और इसका क्या रिएक्शन होता है? मेमोरी लॉस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपन लोग बहुत वो प्रॉब्लम को तो अपन लोग इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। जो अटेंडर्स जो उनको संभालते हैं मेमोरी लॉस के पेशेंट्स को, उनसे पूछना चाहिए कि उनको कितनी तकलीफ होती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।